गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए मॉडल पेपर्स पढ़ेंगे और उसमें आपको पूरा सिलेबस हो गया शायद, तो हम पूरे लेसन में से हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और ये आपको एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। अच्छे अंक के लिए 10 जीपीए के लिए आपको हर एक लेसन में से पूरे प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहिए। और ये जो मैं बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के हैं क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, वही मैं आपको समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। आपको कवि परिचय पॉइंट वाइज भी लिख सकते या आप पैराग्राफ में भी लिख सकते। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के लोकप्रिय कवि है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निवासी थे। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि प्रमुख हैं। उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया है। वे हालावाद के प्रवर्तक थे और उनका मधुशाला काव्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। उनकी पढ़ाई प्रयाग व काशी में हुई। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। भारत के विदेश मंत्रालय में कार्य किया है। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई है। वे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। दूसरा प्रश्न है, अन्वेषण कविता में कवि ईश्वर से क्या मांगता है? अन्वेषण यानी भगवान की खोज। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम्हारा निवासी अपनी आँखों, मन, हृदय और कर्म में देख सकूं। मैं तुम्हें सुख और दुख प्रत्येक परिस्थिति में भी याद रखूं। मुझे दीन दुखियों की सेवा में समर्थ करो। कष्ट सहने की क्षमता दो। मुझे धैर्य दो। मुझे भलाई के काम करूं और मैं भलाई के काम करूं। मैं तुम्हारे द्वारा बनाई गई प्रकृति के कण कण से प्रेम करूं। सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखूं। मैं ऐसा काम करूं जिससे दीन दुखियों का दुख दूर हो। तो बच्चों, आपको यह मॉडल तीसरा पेपर प्रश्न, लेखक को क्यों लगा कि कुली अपना चूक चौहान कर रहा है? तो अपने यह गोभी के फुल पार्ट से लिया गया है। सपोर्ट करने के आपको लिए यह मेरे पार्ट पूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले से लेके अंत तक इसका धन्यवाद। पार्ट पढ़ना चाहिए, तभी आपको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर कौन सा भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इस पार्ट को पूरा पढ़ना है आपको। इसका उत्तर जो है, लेखक लखनऊ से वापस इलाहाबाद आने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है। वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रेन ठसाठस भरी हुई थी। मारामारी का दृश्य था। सब गाड़ी में घुसने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष चल रहा है। जो ही भीड़ थोड़ी शांत हुई, कुली ने लेखक को रेल में चढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए लेखक को लगा कि कुली उसे अपना चूक चौहान कह रहा है। अपना चूक चौहान मुहावरे का यह मतलब है कि मौका अच्छा है, यह हाथ से ना जाने पाए। हथौड़ा गर्म है, लोहा मार दो। चौथा प्रश्न, प्रीति मोंगा ने बच्चों के लिए अपना संदेश किस प्रकार दिया है? प्रीति मोंगा ने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का संदेश दिया है। वह कहती है कि हर काम सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करना चाहिए। हम खुशियों का हाथ पकड़ेंगे तो और मिलेंगी। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक जगह व स्थिति से कुछ सीखना चाहिए। जब से हम सीखना बंद कर देते हैं, वहीं से हमारा अंत आरंभ हो जाता है। वे कहती है कि विकलांग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। उनमें स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा होती है। उनके पास भी असीम शक्तियाँ
है। मेहनत करने वालों को सफलता अपने आप मिलती है। काम में एक अद्भुत शक्ति है। यदि हम काम करने में ही सुख समझे तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमेगी। हाँ, हमारा काम सही होना चाहिए, वह हमारे और समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। 5वां प्रश्न, कवित्व पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कवि पद्माकर ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि हैं। कवित्व एक छंद का नाम है। यह एक मात्रिक छंद है। कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु और सावन के महीने का चित्रण इसी छंद में किया है। वे कवित्व के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। उनकी रचना में भाव और कला का अद्भुत मिश्रण है। पद्माकर जी वसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु की बात ही निराली है। वसंत में बाग बगीचों में भंवरों के दल गुंजार करते हैं, डालों पर झूले पड़ जाते हैं, आमों की डाली के झूलों पर बौर छा जाते हैं। उनका कहना है कि इन दिनों गली गली में बहार छा जाती है। लोग बन ठन कर गलियों में निकल पड़ते हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। वसंत ऋतु की सुंदरता ही अद्भुत है। इस ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। पद्माकर कहते हैं कि सावन के महीने में बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। सावन के महीने की सुंदरता पर तो अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है। यह बहुत मन भावन लगता है। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। पेड़ पर डालियां मन भावन लगती है। मन भावन, इसका यह संक्षेप में मन को भाने वाला। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। पद्माकर ने कवित्व में अनुप्रास अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। जैसे छलिया छबीले छैल और छवि छवई गए। कवित्व में औरे शब्द का बार बार प्रयोग अर्थ और भाव दोनों ही दृष्टि से सराहनीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद्माकर ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि हैं। बाट की पहचान कविता में आत्मविश्वास और पुरुषार्थ का महत्व किस प्रकार समझाया गया है। बाट की पहचान कविता में कवि ने आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हमें ऐसा पथ अपनाना चाहिए जिससे हमारा नाम अमर हो जाए, साथ ही समाज की भलाई भी हो। ऐसे काम के लिए आत्मविश्वास और पुरुषार्थ का होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास और पुरुषार्थ व्यक्तित्व निर्माण के मूल आधार है। इनसे ही व्यक्ति में स्वाभिमान पैदा होता है। आत्मविश्वास ना हो तो इंसान पहले ही हार मान लेता है। उसमें निराशा की भावना आ जाती है। वह असमंजस में पड़ निष्क्रिय हो जाता है। वह अपना निर्णय शीघ्र नहीं ले पाता। पुरुषार्थ मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करने में सहायक है। पुरुषार्थ का गुण असंभव को संभव बना देता है। मनुष्य को यश और कीर्ति पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में पुरुषार्थ नहीं होता वह कायर कहलाता है। हमें स्वयं में इन गुणों को बनाए रखना चाहिए। हमें महापुरुषों के जीवन से इसकी सीख लेनी चाहिए। मार्ग में निकलने से पहले उसमें आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 7वां प्रश्न, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके घर के माहौल का क्या प्रभाव पड़ा। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी नामक आत्मकथा की रचनाकार है। इसके माध्यम से पता चलता है कि वे संघर्षशील व्यक्तित्व की धनी थी। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके घर का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पिताजी बड़े महत्वाकांक्षी थे। वे धुन के पक्के थे। उन्हें अपना नाम खराब होने का भय बना रहता था। वे अति क्रोधी और शकी भी थे।
उनमें संतान की शिक्षा के प्रति विशेष सजगता थी। वे लेखिका को रसोई घर में नहीं देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका घर में होने वाली राजनीतिक बहस को देखे और उनका मानना था कि रसोई घर में घुसने के कारण लड़कियों का प्रतिभा का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसलिए वे रसोई घर को भटियार खाना कहते हैं। लेखिका की माताजी भी बहुत सीधी थी। वे हमेशा रसोई घर में ही रहती थी। लेखिका बच्चों के प्रति माँ के त्याग से बहुत प्रभावित थी। लेखिका के घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। वहाँ राजनीतिक बहस चलती रहती थी। लेखिका भी उस बहस को सुनती थी। वहाँ अधिकतर देशभक्तों व आज़ादी की लड़ाई के बारे में बातचीत होती। लेखिका भी उससे प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी। कभी कभी इसे सुनकर उनके पिताजी क्रोधित भी हुए, किंतु कभी कभी उन्होंने लेखिका की प्रशंसा भी की। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा बड़ी मुश्किल थी। उनको आज जितनी आज़ादी नहीं थी, अपने घर के माहौल के कारण ही लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सकी। 8वां प्रश्न, बाल अदालत में किरोड़ीमल पर मुकदमा क्यों चला? उसकी सज़ा से पर्यावरण को क्या लाभ हुआ? बाल अदालत में किरोड़ीमल पर मुकदमा इसलिए चलाया गया क्योंकि उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था। किरोड़ीमल उद्योगपति था। उसके फैक्ट्री का गंदे पानी, उद्योगपति यानी बिजनेसमैन, गंदे पानी और तमाम कूड़ा कचरा नहर में बहाया जाता था। इससे नहर का पानी प्रदूषित हो रहा था। फैक्ट्री की चिमनियों के धुएं से गांव वालों को सांस का रोग हो रहा था। बहस में मालूम हुआ था कि घीसाराम सोचता है कि बहता पानी कभी गंदा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि किरोड़ीमल को केवल किताबी ज्ञान था। उसने अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया था। बाल अदालत द्वारा किरोड़ीमल को फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाने का आदेश दिया गया। साथ ही फैक्ट्री का कूड़ा कचरा नहर में बहाना बंद करके अपने खर्चे पर नहर की सफाई कराने को कहा गया। गांव के पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं में अपनी आय यानी इनकम का 2% खर्च करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार बाल अदालत ने एक अपराधी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उसकी सज़ा से पर्यावरण को लाभ हुआ। लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण कार्य करने की प्रेरणा मिली है। 9वां प्रश्न, आज का इंसान मशीनों का गुलाम होता जा रहा है। मंगल, मानव और मशीन, एकांकी आधार पर सिद्ध कीजिए। आज मनुष्य मशीनों का गुलाम होता जा रहा है। उसका काम इंसानों के बिना शायद चल जाए, किंतु मशीनों के बिना नहीं चल सकता। मशीनों के साथ रहते रहते मनुष्य भी मशीनों की तरह सोचने लगा है। मंगल, मानव और मशीन एकांकी में मंगल ग्रह का प्राणी मेधावी कहता है, आपने मशीनें बनाई पर आज वे आपकी स्वामिनी है, आप उनके दास हैं। इस प्रकार मंगल ग्रह के प्राणियों ने मनुष्य की यांत्रिकता पर व्यंग्य किया है। सच ही तो है, आजकल मानव समाज में श्रद्धा, प्रेम व विश्वास का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज हमारे समाज में प्रत्येक काम मशीनों से ही होने लगा है। इस कारण मनुष्य के महत्व को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज मशीनें महंगी है, मनुष्य सस्ता। यही कारण है कि आज आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। 10वां प्रश्न, अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए क्यों आतुर था? यह पाठ साये पाठ से लिया गया है। अज्जू ने बचपन से अपने पिता के बारे में केवल सुना था, वह उनसे कभी नहीं मिला था। वह बचपन से ही केवल अपने पिता की प्रतीक्षा में था। उसने अपने पिता के केवल पत्र देखे थे, इसीलिए जब उसे पिता के घर आने की संभावना ना दिखी तो वह स्वयं उनके पास जाने को तैयार हो गया। उसकी यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी, क्योंकि उसकी माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह एक बार अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी।
ऐसी स्थिति में एक बेटी की मन की स्थिति व्याकुल ही होगी। इसलिए उसने अपने पिता से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से मिलने के अनेक सपने देखे थे। वह सोचता था कि पापा उसे देखकर चकित होंगे। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो अपने पिता से कभी ना मिला हो तो वह उनसे मिलने के लिए कितना व्याकुल रहेगा। यहाँ उन अनाथ बच्चों का भी दुख प्रकट हुआ है जिन पर से माँ बाप का साया उड़ जाता है। तो बच्चों, आपको यह मॉडल पेपर मैं समझती हूँ कि आपको ये यूज़फुल होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।